बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। मैं नीरू रातेला, जिसके साथ आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? व्याकरण का पाठ 6, शब्द निर्माण। ठीक, तो ये जो शब्द निर्माण है, इस पाठ में 3 विषय दिए हुए हैं, एक उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है कि ये जो दैनिक जीवन में हम इतने सारे शब्द बोलते हैं, मैंने यहाँ पर भी कितने सारे शब्द लिखे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? ये बनते कैसे हैं? इतने हजारों लाखों शब्द आते कहाँ से हैं? कैसे होता होगा इनका निर्माण? सोचा है? देखिए, शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से ही होता है ना, अक्षरों से, वर्णों से, है ना। तो वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 33। तो स्वरों और व्यंजनों की मात्रा कितनी सीमित है? केवल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अब इतने से स्वर और व्यंजनों से लाखों शब्द बन जाते हैं, है ना। तो है ना, नहीं एक जादू सा नहीं है कि इतने से हमारे पास शब्द हैं, उनको जोड़ जोड़ के हम लोग नए नए शब्द बना लेते हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये जो शब्दों की रचना होती है, ये होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। मैंने एक शब्द लिखा ज्ञान। ठीक, ज्ञान लिखा है ना मैंने यहाँ पर सारे में। अब देखिए, ज्ञान मेरा मूल शब्द है। क्या है मेरा मूल शब्द? मूल शब्द का मतलब होता है, शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, वही शब्द होता है ना। तो मूल शब्द यानी कि मुख्य जो शब्द है मेरा, वो है ज्ञान। अब मैंने देखिए ज्ञान के आगे अ लगा दिया। क्या लगाया? अ शब्दांश है। शब्द अंश, शब्दांश 2 से मिलकर बना है, शब्द जमा अंश 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। यानी कि ये कोई शब्द नहीं है। हम कभी बोलते हैं अ, ई, ए, ऐसे नहीं बोलते ना। ये जो है, ये सिर्फ शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा भाग है, एक टुकड़ा है। तो जब मैंने मूल शब्द यानी कि ज्ञान के आगे अ लगा दिया, तो मेरा एक नया शब्द मुझे मिल गया, अज्ञान। ठीक, फिर मैंने ज्ञान के आगे वी लगा दिया। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया? विज्ञान। शब्द एक ही था, ज्ञान, लेकिन अ और वी लगा देने से, कभी अ लगा दिया, कभी वी लगा दिया, तो मेरे पास 2 नए शब्द आ गए, अज्ञान और विज्ञान, है ना। अब देखिए, ज्ञान के पीछे मैंने ई लगा दिया। अभी तक मैंने आगे लगाया था, अब मैं ज्ञान के पीछे मैंने लगाया ई। ज्ञान में ई मिलाया, बन गया ज्ञानी। उसके बाद देखिए, मैंने ज्ञान के आगे भी लगा दिया वी, ज्ञान से पहले वी लगा दिया, और ज्ञान के बाद इक लगा दिया, तो मेरा क्या बन गया? वैज्ञानिक। तो इस सब से हमें क्या समझ आ रहा है? क्या कर रही हूं मैं मूल शब्द के आगे या पीछे कोई ना कोई शब्दांश लगा रही हूँ, शब्द नहीं लगा रही हूँ। इस बात को ध्यान में रखना, 2 शब्द आपस में नहीं मिल रहे हैं। शब्द के आगे या शब्द के पीछे शब्दांश लग रहा है, शब्द का एक टुकड़ा लग रहा है, ई, ए, वी, ओ, ऐसा कुछ लग रहा है, जिससे नया शब्द बन रहा है, निर्मित शब्द। यानी कि जो नया शब्द हमारे पास आ रहा है, जिनका हम निर्माण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? मूल शब्द के आगे या पीछे शब्दांश लगाकर। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि नए शब्दों का निर्माण करने का एक तरीका ये है कि मूल शब्द यानी कि मुख्य शब्द के आगे या पीछे कोई भी शब्दांश लगा दो, तो नए नए शब्द बन जाते हैं। बहुत से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, महान, यहाँ पे अज्ञान, पीछे अज्ञान के पीछे ता लगा दो, अज्ञानता।
ठीक है, तो शब्द एक है ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान, अज्ञानी, अज्ञानता, विज्ञान, कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे शब्द बनते जा रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीका है। अब हमने पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, इनमें से उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, तो ये समझते हैं। देखिए उपसर्ग क्या है, मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि परिभाषा आपकी किताब में दी हुई है, आप वहाँ से देखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ समझें कि ये उपसर्ग होता क्या है। जब भी मूल शब्द से पहले शब्दांश आता है, ठीक है, यानी कि मूल शब्द से पहले जब शब्दांश, कोई भी शब्द का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है और कोई नया शब्द बन जाता है, कोई निर्मित शब्द, कोई नया शब्द बन जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग में क्या बात याद में रखनी है कि मूल शब्द से पहले कोई शब्दांश लगता है, मूल शब्द से पहले। तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द से पहले था, यहाँ भी मूल शब्द से पहले था, तो ये दोनों क्या हो गए, उपसर्ग। क्या हो गए ये दोनों, उपसर्ग। ये इन दोनों शब्दों का निर्माण उपसर्ग के द्वारा हुआ है क्योंकि मैंने मूल शब्द से पहले शब्दांश लगाया है। क्लियर। अब यहाँ में एक और उदाहरण मैंने लिख कर दिया आपको, प्रति जमा वर्ष। मूल शब्द था मेरा वर्ष, वर्ष से पहले मैंने प्रति लगा दिया। अब प्रति का वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रति हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, प्रति के साथ हमको प्रतिलिपि, है ना, प्रतिदिन, कोई ना कोई प्रति के साथ शब्द जोड़ देते हैं। तो प्रति क्या है हमारा, प्रति व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रति हमारा शब्दांश है। तो मूल शब्द के साथ जब मैंने क्या करा, जब मैंने शब्दांश लगा दिया तो मेरा क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया, प्रतिवर्ष। ठीक, तो ये तो है उपसर्ग। उपसर्ग के प्रकार आपकी किताब में बेटे बहुत सारे दिए हुए हैं। एक संस्कृत उपसर्ग, उसके उदाहरण दिए हुए हैं, फिर हिंदी उपसर्ग, बहुत से उदाहरण हैं, और आखिरी में विदेशी उपसर्ग। विदेशी में भी उर्दू के और अंग्रेजी के अलग अलग दिए हुए हैं। उर्दू और अंग्रेजी दोनों विदेशी भाषाएं हैं, तो इनके भी अलग अलग उपसर्ग दिए हुए हैं। मगर एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे नहीं आता कि आपको संस्कृत के अलग से याद करने पड़ेंगे, हिंदी के अलग से, या कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ कि ये संस्कृत का है या हिंदी का है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ दो ही तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि प्रति शब्द से, जो प्रति शब्दांश है, उससे कोई दो नए शब्द बनाओ। प्रति उपसर्ग से कोई दो नए शब्द बनाओ। तो आप बना सकते हो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, कोई भी आपसे दो पूछे जाएंगे आप बना सकते हो। या फिर आपको शब्द दे देंगे प्रतिवर्ष, इसमें से मूल शब्द अलग करो। तो प्रतिवर्ष में मूल शब्द क्या है आपका, वर्ष। और अगर आपसे कहेंगे कि उपसर्ग अलग करो तो आप लिखेंगे प्रति। ठीक, यही पूछा जाएगा। तो ये कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस अगर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो बस उसके लिए बहुत है कि संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं और विदेशी उपसर्ग होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है मूल शब्द और शब्दांश, यानी कि पहले शब्द होता है, उसके बाद शब्दांश लगाया जाता है। उपसर्ग में हमने क्या किया था, पहले शब्दांश था फिर मूल शब्द था। लेकिन प्रत्यय में पहले मूल शब्द है और फिर शब्दांश। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी अगर आप बनाएंगे तो, जब मूल शब्द के बाद शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश। मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। क्लियर, परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं। फिर जैसे देखिए मैंने मूल शब्द यहाँ लिखा पढ़, पढ़ के बाद मैंने लिख दिया आई, तो मेरा नया शब्द क्या बन गया, पढ़ाई, है ना। अब प्रत्यय
के प्रकार, ठीक है, प्रत्यय के प्रकार देख लेते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं, कृत को कृदंत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया क्या होती है? वर्ब। जो भी काम हम करते हैं, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, तैरना, खेलना, कूदना, है ना, तो मूल धातु रूप को क्या है इसमें? खेल, कूद, लड़, उठ, बैठ, ये हमारी क्रिया है ना। क्रिया का जो धातु रूप है मूल, लिख, चल, सो, बैठ, है ना। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या होगा? कोई भी क्रिया का मूल रूप होगा। जैसे तैर, पढ़, ये क्रियाएं हैं, तैरना, पढ़ना, है ना। उसके बाद में तैर के साथ में मैंने शब्दांश लगाया आँख, बन गया तैराक, ठीक। पढ़ के साथ में मैंने आकू लगा दिया। पहले पढ़, पढ़ना एक धातु, एक क्रिया की धातु रूप है पढ़, उसके साथ में मैंने आकू लगाया, बन गया पढ़ाकू। तो कृत प्रत्यय होता है जब शब्द कौन सा होगा? मूल शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्रिया का धातु रूप। क्रिया का धातु रूप चल, उठ, बैठ, ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय में होता है बच्चे, मूल शब्द कौन सा होगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। उसके बाद में प्रत्यय आएगा, यानी कि वो संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। जैसे लड़की, लड़की संज्ञा शब्द है, क्रिया तो नहीं है ना ये। जैसे तैर, पढ़, उठ, बैठ क्रिया थी, तो वो कृत हो गया। तद्धित में लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा शब्द। लड़की के साथ में मैंने या लगाया, बन गया लड़कियां, या लगा के बन गया लड़कियां। इसी तरीके से महान, महान जो शब्द है वो विशेषण है। महान के साथ में मैंने लगा दिया ता, बन गया महानता, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके थे क्या? उपसर्ग, और ये आपके हैं प्रत्यय। उपसर्ग के प्रकार आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि अभी और क्या है इसमें जानने योग्य। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि उपसर्ग वो होते हैं कि मूल शब्द के आगे कोई भी शब्दांश लगा दें तो वो उपसर्ग होता है, और मूल शब्द के पीछे आप कोई भी शब्दांश लगा दें उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण होता है ना। लेकिन अब इसमें हमें और क्या देखना है? कई बार ऐसा होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो जाता है, यानी कि नए शब्द बनाने के लिए हम उपसर्ग भी लगा देते हैं और प्रत्यय भी। जैसे एक शब्द था मेरे पास जय, जय के आगे मैंने वी लगाया, वी क्या है? उपसर्ग, और पीछे मैंने ई लगाया, तो ई क्या है? प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय, मूल शब्द जय के आगे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर मैंने एक नया शब्द बना दिया, और वो क्या बन गया? विजयी। ठीक इसी तरीके से फल, फल एक शब्द था, उसके आगे स लगाया, स उपसर्ग, और ता प्रत्यय लगाया, यानी कि एक ही शब्द था फल, आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर मैंने एक नया शब्द बना दिया, और वो क्या बन गया? सफलता। तो शब्दों का निर्माण और भी कैसे हो सकता है कि आप एक शब्द के आगे पीछे उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और नए नए शब्द बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कई बार ऐसा भी होता है नए शब्द बनाने के लिए हम दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कर देते हैं, यानी कि मूल शब्द है एक, लेकिन प्रत्यय हमने लगा दिए दो, ठीक है। जैसे मूल शब्द था मेरा मिल, मिल के साथ मैंने आवट, आवट का भी कोई अर्थ थोड़ी ना होता है, ये शब्दांश है, और ई भी शब्दांश है, तो ये दोनों शब्दांश हैं, शब्द के टुकड़े हैं। लेकिन मैंने मूल शब्द मिल के साथ जब आवट और ई लगाया तो मेरे पास बन गया मिलावटी। अगर मैं एक लगाती तो होता मिलावट,
अगर अब मैंने 2 लगा दिए तो बन गया मिलावटी। ऐसे ही शब्द एकता भारत, 2 प्रत्यय लगा दिए ये और ता, तो मेरा क्या बन गया नया शब्द भारतीयता। अगर मैं एक ही प्रत्यय लगाती तो मेरा होता भारतीय। मुझे और एक और शब्द बनाना है तो मैंने ता लगा दिया, बन गया भारतीयता। तो शब्द एक है और 2 प्रत्यय लगाकर मैंने नया शब्द बना दिया। तो कई बार उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगते हैं, कई बार एक ही शब्द के साथ 2 प्रत्यय भी लग जाते हैं। ये सब आपका किताब में दिया हुआ है। आज का आपका काम क्या है, पढ़ने का काम तो यही है कि उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो टॉपिक है ना, पार्ट 6 में उपसर्ग और प्रत्यय, वो आपने बहुत अच्छे से किताब में से पढ़ना है, ठीक है। और कॉपी में आपने क्या काम करना है, कॉपी में आपको ये 2 प्रश्न करने हैं, चाहे आप प्रश्न लिखें या आप नोट्स की तरह बना दें। उपसर्ग डेफिनेशन, उसकी परिभाषा 5 उदाहरण, प्रत्यय परिभाषा 5 उदाहरण, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब उदाहरण आप ऐसे मत लिख देना ई और है ना, प्रति, ऐसे नहीं लिख देना। आप उसका पूरा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना ऐसे करके 1 2 ऐसे आप 5 लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से प्रत्यय किसे कहते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखिए और इसके भी कोई 5 उदाहरण देंगे, ठीक। तो ये था हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो टॉपिक था। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, समास, ठीक है। तब तक अपना काम पूरा करिए और स्वस्थ रहिए।